नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य वाला पे। और आज की क्लास में हम लोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास आधुनिक कालखंड, जिसमें काव्य खंड से हम लोग प्रकरण नंबर 2 में, जिसका नाम है नई धारा प्रथम उत्थान और संवत 1925 से 1950 तक लिया गया है। एक बार आप लोगों को याद दिलाना चाहेंगे कि इससे पहले हम लोग पिछली क्लास में प्रकरण 1 पे चर्चा किए थे और उससे संबंधित नोट्स बनाए थे, और उसके पीछे हम लोगों ने भक्तिकाल, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल से संबंधित नोट्स तैयार किए थे। ठीक है, और उसी क्रम में ये नेक्स्ट क्लास है। तो चलिए आज की क्लास शुरुआत करते हैं। जो हमारे दोस्त नए हैं, अभी वीडियो पे पहली बार आए हैं, तो आप लोग से ये बताना चाहेंगे कि हम लोगों ने आचार्य शुक्ल कृत जो पुस्तक है हिंदी साहित्य का इतिहास, उससे संबंधित नोट्स तैयार कर रहे हैं। और एक प्लेलिस्ट है, आपके वीडियो में जाएंगे अंदर चैनल पे तो आपको प्ले लिस्ट मिलेगा जिसका नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत नोट्स। तो वहाँ उसमें आप लोग लॉगिन करेंगे तो वहाँ पे आप लोगों को तमाम पूरी वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, और आप लोग चाहें तो फर्स्ट क्लास मतलब आदिकाल से लेके और एक एक प्रकरण वाइज बांट के, जैसा कि हम लोग पढ़े हैं, तो एक एक करके आप लोग क्लास का फायदा उठा सकते हैं, देख सकते हैं, चीज़ें आपको सीरीज वाइज या सीरियल वाइज मिल सकती हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज की क्लास में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, जैसे कि इसमें जो महत्वपूर्ण है पॉइंट्स प्रकरण नंबर 2 में, तो आइए उस पर बात करते हैं। जैसे कि सबसे पहली पंक्ति है सामने कि हास्य और विनोद के नए विषय भी इस काल में कविता को प्राप्त हुए हैं। साहित्य के इस नए युग के आरंभ से ही कई प्रकार के नए आलम्बन सामने आने लगे, जैसे पुरानी लकीर के फकीर, नए फैशन के गुलाम, नोच खसोट करने वाले आदमी, अमले, मूर्ख और खुशामदी रईस, नाम या दाम के भूखे भक्त, देशभक्त इत्यादि। इसी प्रकार वीरता के आश्रय की जन्मभूमि उद्धार के लिए रक्त बहाने वाले, अन्याय और अत्याचार का दमन करने वाले इतिहास प्रसिद्ध वीर होने लगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि इस नई धारा की कविता, मतलब देखिए जो ये नई धारा या प्रथम उत्थान है उसी के बारे में ये बात हो रही है। तो नई धारा की कविता के भीतर जिन नए नए विषयों के प्रतिबिंब आए, वे अपनी नवीनता से आकर्षित करने के अतिरिक्त न्यूनतम परिस्थिति के साथ हमारे मनोविकार का सामंजस्य भी घटित कर चले। कालचक्र के फेर से जिस नई परिस्थिति के बीच हम पड़ जाते हैं, उनका सामना करने योग्य अपनी बुद्धि को बनाए बिना जैसे काम नहीं चल सकता, वैसे ही उसकी और अपनी रगात्मिकता वृत्ति के उन्मुख किए बिना हमारा जीवन फीका, नीरस, शिथिल और अशक्त रहता है। ठीक है, अब हम लोग आगे इसमें ब्रज भाषा से संबंधित सुधार में भारतेंदु जी की भूमिका को लेकर प्रकरण फर्स्ट में ही शुक्ल जी ने कुछ लिखा था, तो आइए हम लोग उसको देख लेंगे। कुछ चीज़ें हैं जो प्रकरण 1 में थी, जैसे क्या है कि भारतेंदु जी ने जिस प्रकार हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया, उसी प्रकार काव्य की ब्रज भाषा का भी उन्होंने देखा कि बहुत से शब्द जिन्हें बोलचाल में से उठे कई सौ वर्ष हो गए थे, कविता और सोइयों में बराबर लाए जाते हैं। इसके कारण कविता जनसाधारण की भाषा से दूर पड़ती जाती थी। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि बहुत से शब्द तो प्रकृति और भ्रंश काल की परंपरा के स्मारक के रूप में बने हुए थे। चक्कव, भुआल, ठायो, दीह, उनो, लोय आदि के कारण बहुत से लोग ब्रज भाषा की कविता से किनारा खींचने लगे थे। आइए नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि दूसरा दोष जो बढ़ते बढ़ते बहुत बुरी हद को पहुंच गया था, यह शब्दों के तोड़ मरोड़ के गढ़ के शब्दों का प्रयोग था। उन्होंने ऐसे शब्दों का भरकस अपनी कविता से दूर रखा और रसीले सवैये में जहाँ तक हो सकता बोलचाल की ब्रजभाषा का व्यवहार किया। इसी से उनके जीवन में ही उनके सवैये चारों ओर सुनाई देने लगे। तो ये कुछ पॉइंट्स थे भारतेंदु जी के संबंध में जो प्रकरण 1 में था, शुक्ल जी के विचार। अब हम लोग कविता के स्वरूप के परिवर्तन हुए हैं, जो काव्य के स्वरूप में परिवर्तन हुए हैं इस प्रकरण में, उस पर चर्चा करेंगे। तो चलिए पहला पॉइंट है कि प्रथम उत्थान के भीतर काव्यगत विषयों के विस्तार के साथ ही कविता के स्वरूप में भी परिवर्तन आया है, वही बात कर रहा है जो हेडिंग है। नेक्स्ट पॉइंट है कि विषयों की अनेक रूपता के साथ साथ उनके विधान का ढंग भी बदल चला है। प्राचीन धारा में मुक्तक और प्रबंध की जो प्रणाली चली आती थी, उससे कुछ भिन्न प्रणाली का अनुसरण करना पड़ा। नेक्स्ट पॉइंट है कि पुरानी कविता में प्रबंध का रूप कथात्मक और वस्तु वर्णनात्मक ही चला
चला आती थी, या तो पौराणिक कथाओं ऐतिहासिक वृत्तों को लेकर छोटे छोटे आख्यान काव्य रचे जाते थे, जैसे पद्मावत, रामचरितमानस, रामचंद्रिका, छत्र प्रकाश, सुदामा चरित, दान लीला, चीरहरण लीला इत्यादि, अथवा विवाह मृगया, झूला हिंडोला, ऋतु विहार आदि को लेकर वस्तु वर्णनात्मक प्रबंध। नेक्स्ट पॉइंट है कि अनेक प्रकार के सामान्य विषयों पर, जैसे बुढ़ापा, विधि विडंबना, जगत साई, चार, गोरछा, माता का स्नेह, सपूत कपूत, कुछ दूर तक चलती हुई विचारों और भाव की मिश्रित धारा के रूप छोटे छोटे प्रबंधों और निबंधों की चालना थी। इस प्रकार विषय के कुछ उक्त वैचित्र्य के साथ एक ही पद में कहे जाते थे, अर्थात वे मुक्तक की सुक्तियों के रूप में ही होते थे। पर नवीन धारा के आरंभ में छोटे छोटे पदात्मक निबंधों की परंपरा भी चली, जो प्रथम उत्थान काल के भीतर तो बहुत कुछ भाव प्रधान रही, पर आगे चलकर शुष्क और इतिवृत्तात्मक होने लगी थी। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, और हम लोग अब यहाँ पे भारतेंदु जी को पढ़ेंगे, जिनका समय था 1850 से 1885। और अब हम लोग इसमें ये भी जानेंगे कि इनके अलावा और भी बहुत सारे कवि हैं, जैसे कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं, इसके अलावा प्रताप नारायण मिश्र, अंबिका दत्त व्यास, राधा कृष्ण दास उपाध्याय, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन, और इनके अलावा भी बहुत सारे कवि हैं, लेकिन हम लोग उनके लेखक हैं, लेकिन हम लोग उन लेखकों के बारे में संबंध में नोट्स तैयार करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये बातें हम स्टार्टिंग में भी कह चुके थे। तो चलिए देखते हैं हम शुक्ल जी के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बातें। जैसे नवीन धारा के बीच भारतेंदु की बाणी का सबसे ऊंचा स्वर देशभक्ति का था। नील देवी, भारत दुर्दशा आदि नाटकों के भीतर आई हुई कविताओं में देश दशा की मार्मिक व्यंजना वह तो है ही, बहुत सी स्वतंत्र कविताएं भी उन्होंने लिखी है, जिनमें कहीं देश की अतीत गौरव गाथा का गर्व, कहीं वर्तमान अधोगति शुभ भरी वेदना, कहीं भविष्य की भावना से जगी हुई चिंता आदि के अनेक पुनीत भाव का संचार पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारतेंदु जी ने कवि समाज का स्थापित किए थे, जिनसे समस्या पूर्ति बराबर हुआ करती थी। नेक्स्ट पॉइंट है भारतेंदु के श्रृंगार रस के कवित्व सोइए बड़े ही सरस मर्मस्पर्शी होते थे। आगे है भारतेंदु जी ने हिंदी काव्य को केवल नए नए विषयों की ओर ही उन्मुख किया, उनके भीतर किसी नवीन विधान या प्रणाली का सूत्रपात नहीं किया। आगे हम लोग बढ़ेंगे और देखेंगे जो नेक्स्ट पॉइंट है कि वे केवल नरक प्रकृति के कवि थे। माया प्रकृति करने की रूपता के साथ उन्होंने हृदय का सामंजस्य नहीं पाया जाता है। अपने नाटकों में दो एक जगह उन्होंने प्रकृति वर्णन रखे, जैसे सत्य हरिचंद्र में गंगा का वर्णन, चंद्रावली में यमुना का वर्णन, वे केवल परंपरा पालन के रूप में है। नेक्स्ट पॉइंट है कि गद्य के इस परिणाम में भारतेंदु ने नए नए विषयों और मार्गों की ओर लगाया है, उस परिणाम में पद को नहीं। उनकी अधिकांश कविता को कृष्ण भक्त कवियों के अनुकरणों पर गेय पदों के रूप में, मतलब गाने वाले जो होते थे पद, जिनमें राधा कृष्ण की प्रेम लीला का विहार का वर्णन है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ेंगे तो उसमें हम लोग प्रताप नारायण मिश्र जी के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो लेखक हैं आपके 1856 से 1994। तो चलिए इनके बारे में थोड़ा सा यही दो लाइन है कि प्रताप नारायण मिश्र ने पदात्मक निबंध एवं इतिवृत्तात्मक पद भी लिखे हैं। तो ये ही इनके बारे में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। ठीक है, याद रखिएगा। मिश्र जी की विशेषता वास्तव में उनकी हास्य विनोदपूर्ण रचनाओं में ही दिखाई पड़ती है। ठीक है, अब इसके पश्चात हम लोग बढ़ेंगे और बद्री नारायण चौधरी या प्रेमघन के बारे में पढ़ेंगे। जैसे पहला पॉइंट है इनके संबंध में कि इन्होंने अधिकतर विशेष अवसरों पर, जैसे दादा भाई नौरोजी के पार्लियामेंट के मेंबर होने के अवसर पर, महारानी विक्टोरिया की हीरक जुबली के अवसर पर, नागरिक के कचहरियों में प्रवेश पाने पर, प्रयाग के सनातन धर्म महासम्मेलन के अवसर पर आनंद आदि प्रकट करने में के लिए ये कविताएं लिखे। इनके छंदों में यतिभंग प्रायः मिलता है। एक बार जब इस विषय पर मैंने इनसे बातचीत की, तब इन्होंने कहा, मैं यतिभंग को कोई दोष नहीं मानता, पढ़ने वाला ठीक चाहिए। नेक्स्ट है कि देश की राजनीतिक परिस्थिति पर इनकी दृष्टि बराबर रहती थी। देश की दशा सुधारने के लिए जो राजनीतिक या धर्म संबंधी आंदोलन चलते रहे, उन्हें ये बड़ी उत्कंठा से परखा करते थे। विलायत में दादा भाई नौरोजी को काले कहे जाने पर इन्होंने कार्य शब्द को लेकर बड़ी सरस और
शुभपूर्ण कविता लिखी थी। आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट कि उनकी कविताओं में गद्य वाली चमत्कार प्रवृत्ति नहीं दिखाई पड़ती, पर कुछ कविताएं ऐसी भी है जैसे मयंक और आनंद और अरुणोदय, जिसमें कहीं कहीं लंबे लंबे रूपक और कहीं उपमाओं के उत्प्रेक्षाओं की भरमार है। आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट जो नाम है वो है जगमोहन सिंह, ठाकुर जगमोहन सिंह 1857 से 1899 ईस्वी। चलिए इनके बारे में देखेंगे। इनके बारे में 2-3 लाइन है कि यद्यप जगमोहन सिंह जी, मतलब जिनको ठाकुर जगमोहन सिंह कहते हैं, अपनी कविताओं को नए विषय की ओर नहीं ले गए, पर प्राचीन संस्कृत काव्यों के प्राकृतिक वर्णन का संस्कार मन में लिए हुए अपनी प्रेमचर्या की मधुर स्मृति से संबंधित विंध्य प्रदेश के रमणीय स्थलों को जिस सच्चे अनुराग की दृष्टि से उन्होंने देखा वह ध्यान देने योग्य है। उनके द्वारा उन्होंने हिंदी काव्य में एक न्यूनतम विधान का आभास दिया था। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे खड़ी बोली के संबंध में, जो प्रकरण नंबर 2 में है। तो आइए थोड़ा सा इसके संबंध में बात कर लेते हैं। जैसे कि खड़ी बोली में पद रचना एकदम कोई नई बात नहीं थी। नामदेव और कबीर की रचना में हम खड़ी बोली का पूरा स्वरूप दिखाए हैं और यह सूचित कर चुके हैं कि उनका व्यवहार अधिकतर शुद्धकड़ी भाषा के भीतर हुआ करता था। शिष्ट साहित्य के भीतर परंपरागत काव्य भाषा का ही चलन रहा। नेक्स्ट पॉइंट है कि इंसा ने अपनी रानी केतकी, इंसा अल्लाह खां नाम था, तो यहाँ शॉर्ट में लिखा है इंसा ने अपनी रानी केतकी की कहानी में कुछ ठेठ खड़ी बोली के पद भी उर्दू छंदों में रखे। आइए आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे। जैसे कि नेक्स्ट पॉइंट है कि इस प्रकार की खड़ी बोली की 3 छंद प्रणालियाँ उस समय भारतेंदु के पश्चात लोगों के सामने थी। हिंदी के कवि सवैया की प्रणाली, उर्दू छंदों की प्रणाली और लावनी का ढंग। नेक्स्ट पॉइंट है कि उस समय खड़ी बोली के लिए आंदोलन खड़ा करने वाले बाबू अयोध्या प्रसाद खत्री के संबंध में मत प्रस्तुत करते हुए शुक्ल जी लिखते हैं, वे भाषा तत्व के जानकार न थे, उनकी समझ में खड़ी बोली ही हिंदी थी। अपनी पुस्तक में उन्होंने खड़ी बोली पद की 5 स्टाइलें कायम की थी, जैसे मौलवी स्टाइल, मुंशी स्टाइल, पंडित स्टाइल और मास्टर स्टाइल। और जो लास्ट पॉइंट है कि शुक्ल जी ने पंडित चंद्रशेखर मिश्र के संबंध में लिखते हैं कि मैं समझता हूँ कि हिंदी साहित्य के आधुनिक काल में संस्कृत वृत्तों में खड़ी बोली के कुछ पदों पहले पहल मिश्र जी ने ही लिखे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे आपके प्रकरण नंबर 2 से, जिसको हम लोगों ने आज देखा। और एक बार बात बताना चाहेंगे कि कुछ दोस्तों को मन में आता होगा कि बस ऐसे पढ़ते जाते हैं तो इससे फ़ायदा क्या। तो इससे फ़ायदा ये है दोस्तों कि देखिए ये कोई प्रॉपर ऐसा कोई मैथ तो है नहीं कि इसमें ट्रिक बता देना है। तो हम लोग इससे संबंधित जो नोट्स तैयार कर रहे हैं बुक से, उसको हम लोग बार बार पढ़ के ही तैयार कर सकते हैं। जैसे जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे उसको हमने निकाल कर आप लोग के सामने पेश किया। अब आप लोग इस वीडियो को 1-2 बार 3 बार 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 जब देखेंगे तो ये वीडियो आप लोगों को बहुत सारे परीक्षा के हिसाब से फ़ायदा पहुँचाएगा। ना हो तो इससे बेटर आप लोग पुस्तक ले लीजिए सामने और फिर हम जो से पढ़ते चलते हैं आप लोग भी हाईलाइट करते चलिए पुस्तक में, और दोबारा पुस्तक को ही ऐसे पलट के पन्ने देख लीजिए एग्जाम के टाइम, तो इसका फ़ायदा मिलेगा। ठीक है। और रामचंद्र शुक्ल जी का बुक जो है इसको कम से कम 10-20 बार पढ़ना पड़ेगा, तब कहीं जाके हम लोगों को बहुत बढ़िया फ़ायदा मिलता है। ठीक है। पहली दूसरी बार जो हमारे दोस्त पढ़ेंगे उनको मतलब समझ एक तरह से कह सकते हैं हवा नहीं लगता है, तो ऐसी बात है। लेकिन चलिए ठीक है। तो जो हमारे दोस्त नए हैं वीडियो पे, आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में प्रकरण नंबर 3 पे चर्चा करते हुए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।